हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत का बजट 2022-23 में जो प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार प्रस्तुत किया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ये पहली महिला बन गई हैं जिनने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया 2022-23 का, ये अमृतकाल का पहला बजट था। जो अमृतकाल है, अमृतकाल 2022 से लेकर 2047 तक घोषित किया गया है, जब भारत की स्वतंत्रता को 100 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 25 वर्ष के लिए घोषित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बजट के इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले 1860 में श्री जेम्स विल्सन द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन कि स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तब किसने बजट प्रस्तुत किया? तो उस टाइम पर षणमुखम शेट्टी जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माण के पश्चात, मतलब गणतंत्र भारत में सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो गणतंत्र भारत में सबसे पहला बजट श्री जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन पूछता है कि भैया आज तक सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो आज तक सर्वाधिक बार बजट श्री मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, और अब क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला, मतलब ऐसी कौन सी पहली महिला थी जिनने बजट प्रस्तुत किया था? तो श्री इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम बता चुके हैं कि सर्वाधिक बार कौन सी महिला ने बजट प्रस्तुत किया है, तो श्रीमती वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये अपना हल्का शॉर्ट हो गया इतिहास का। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधे आते हैं बजट में। अपन आते हैं 2022-23 के बजट पे। तो 2022-23 में बजट में बोला गया है कि जो अभी आर्थिक विकास दर जो 2022-23 की है वो कितने परसेंट रही है? तो वो रही है 7%। ठीक है, और अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में ये 6.5% रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो बजट में बोला गया है कि जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सा जो आपने देखा होगा कि बहुत सा मुफ्त खाद्यान्न बांटा गया है। ठीक है, ये लगभग 28 महीनों तक बांटा गया। ठीक है, इसके लिए इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, मतलब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, इसके आगे जो बजट में श्रीमती वित्त मंत्री जी ने इसके बाद कुछ बातें बोली कि 2014 से तुलना की गई, 2014 में क्या था और 2022 में क्या है। ठीक है, अब उसकी तुलना के मुताबिक श्रीमती वित्त मंत्री जी ने बोला कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो 2022 में प्रति व्यक्ति आय है वो 1.97 लाख हो चुकी है। ठीक है, और जो हमारा भारत है वो ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, उन्होंने उसके आगे बताया कि जो उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन हम दे चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो उज्ज्वला योजना है ये कब प्रारंभ की गई, कहाँ से प्रारंभ की गई? तो जो उज्ज्वला योजना है आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो प्रारंभ की गई वो 1 मई 2016 से प्रारंभ की गई, जो कि बलिया जिले के उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आए तो देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन्होंने आगे बोला कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं कि जो पीएम जनधन योजना के तहत हम 47.8 करोड़ खाते खोल चुके हैं, इन्होंने आगे बजट में अपने बोला। ठीक है, तो जो जनधन खाते होते हैं वो आपको पता होगा कि जीरो बैलेंस खाते होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, और इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में जब आते हैं तो इसके आगे जब बात आई तो आगे जब उन्होंने बोला कि जो इस बार का बजट है इनमें अमृतकाल के लिए आगे का विजन घोषित किया गया है, जिसके लिए 3 बातें ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है, ऐसा बोला। तो इनने पहली बात बोली कि हमें सबसे पहले तो युवा वर्ग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। ठीक है, सबसे पहली बात बोली। दूसरी बात इनने बोली कि रोजगार में हमें वृद्धि करना है। ठीक है, और तीसरा विजन घोषित किया कि भैया हमें जो अपना आर्थिक वातावरण है उसको स्थिर बनाना है और सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। तो आगे जब आएंगे तो इनने आगे अपनी बात में कहा कि भैया जो भारत के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, मतलब भारत @100 की यात्रा जो रहेगी वो 4 कल्याणकारी, 4 रूपांतरकारी मौके
घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला मौका रहेगा कि हमें भैया जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण प्रदान करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, दूसरा मौका रहेगा कि भैया जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना घोषित, मतलब कौशल विकास योजना चलती है। आप जानते हो कि पीएम विश्वकर्मा कौन होते हैं? वो होते हैं जो पारंपरिक शिल्पकार होते हैं, उनके विकास के लिए उनका कौशल विकास किया जाए, उनको वित्तीय समर्थन दिया जाए, उनको डिजिटल साक्षर बनाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ बोली है कि पर्यटन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथी बात उन्होंने बोली, वो बोली हरित विकास। ठीक है, इस बजट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है हरित विकास पे। हरित विकास अर्थात हरित खेती करना, हरित ऊर्जा करना, हरित पवन का उत्पादन करना, हरित ऊर्जा का उत्पादन करना, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब प्रदूषण को बहुत ज़्यादा कम करना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो जो श्रीमती वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बोला गया कि बजट की कुछ 7 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया। बजट की 7 प्राथमिकताएं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। सप्तऋषि याद रखना है आपको कि सप्तऋषि कहा गया। जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि में 7 बातों का ध्यान देना है। पहला, एक समावेशी विकास करना है। दूसरा, अवसंरचना और निवेश पर ध्यान देना है। तीसरा, अंतिम छोर तक पहुंचना, मतलब हमें गांव तक भी पहुंचना है, मतलब टॉप टू बॉटम लेके चलना है, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप लेकर चलना है, मतलब अंतिम छोर तक पूरी चीजें क्लियर करना है। चौथी, युवा शक्ति, उन्होंने बोला कि युवा शक्ति को बढ़ावा देना है। पांचवा, वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान देना है। छठवां, हरित विकास पर ध्यान देना है। और सातवां, क्षमता उभारना, मतलब क्षमता का विकास करना। ठीक है, ये 7 बातों पर सप्तऋषि पर ध्यान देने की बात कही। ठीक है, अब इनका हम धीरे धीरे एक एक से अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक से अध्ययन कैसे करेंगे कि जैसे समावेशी विकास है। ठीक है, पहला है समावेशी विकास, मतलब सबका साथ और सबका विकास, हमें ऐसे इस बातों को लेकर चलना है। तो समावेशी विकास में 2-3 बातों को ध्यान रखना है, जैसे कृषि आएगी, हेल्थ आएगा, कौशल विकास आएगा, इन चीज़ों को इसमें लेकर चलना है। तो पहला आता है कृषि एवं सहकारिता, मतलब कृषि में क्या क्या बातें बोली। तो कृषि में इनने सबसे पहली चीज़ तो ये बोली कि भैया हमें सबसे पहली चीज़ ये करना है, कृषि वर्धक फंड या कृषि वर्धक निधि का विकास करना है, अर्थात एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का विकास करना है। और इसके लिए क्या होना है कि इसमें जो युवा उद्यमी हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, पहली बात इनने इसमें ये बोली। और दूसरी बात इनने ये बोली कि भैया हमें आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए हमने बजट में दे दिए हैं। और इसके विकास के लिए, मतलब जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर के लिए रोग मुक्त करना, उसका विकास करना, इस चीज़ की बात कही है। ठीक है, और तीसरी बात आपको पता होगा कि 2023 में मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है 2023 का, मतलब मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, तो मिलेट के लिए इनने एक केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे श्री अन्न बोला गया है। ठीक है, मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र घोषित किया गया, जिसे श्री अन्न बोला गया है। मतलब अब आप आके चल के बोलेंगे अगर कि भैया ये श्री अन्न है, क्या है ये? श्री अन्न है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि जो मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो मिलेट्स में सबसे पहले आता है ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा। ये 5 अनाज मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि भैया जो मिलेट्स हैं, सबसे बड़ा उत्पादक अपना भारत है, सबसे बड़ा उत्पादक। और अगर यहाँ देखा जाए तो निर्यातक के रूप में देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो भैया इसमें ये बताया गया है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा है कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है, इसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? इसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे बजट में उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हम 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण घोषित करेंगे, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण देंगे। अब कृषि ऋण का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कृषि में, कृषि ऋण का मतलब होता है पशुपालन और डेयरी में भी ये ऋण दिया जा सकता है। कितना ऋण? 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में। इसमें आगे इन्होंने बात की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर और कौशल विकास को लेकर। ठीक है, मतलब जो पहली प्राथमिकता है उसी के अंदर आएंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास। ठीक है, तो इनने इसके लिए बात की कि जो पहला लक्ष्य होगा हमारा स्वास्थ्य को लेके, सिकल सेल होगी, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। मतलब हमें जो रक्त की कमी आ जाती है एनीमिया से रिलेटेड, जो जनरली देखा जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी होते हैं, अपने आरबीसी हंसिया के आकार के हो जाते हैं और उनमें कमी आ जाती है। तो इसके लिए उनने 2047 तक एक लक्ष्य घोषित किया कि हमें इसको पूरी तरह से उन्मूलन करना है। ठीक है, दूसरी बात बोली कि हमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है। और जो इन्होंने इसमें तीसरी बात ये कही कि हम बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरी प्राथमिकता पर। जो दूसरी
जो अन्य प्राथमिकता घोषित की गई है, दूसरी प्राथमिकता कौन सी है? तो दूसरी प्राथमिकता ये है कि अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना, मतलब हमें नीचे से बिल्कुल नीचे तक व्यक्तियों तक पहुंचना है जो एकदम गरीब हैं और गांव से हैं, एकदम नीचे तक जाना, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक, ठीक है। इसके लिए आपने सुना होगा कि एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलता था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिलों को लिया गया था, ठीक है, 112 जिलों को लिया गया था। उसको ही आगे बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम स्थापित किया गया, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें 500 ब्लॉकों को लिया गया है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि इसमें प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई, मतलब पीवीटीजी इंपॉर्टेंट है, ये पीवीटीजी मिशन की घोषणा की गई। ये मतलब इसका मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, जिसके तहत कौन आएंगे? इसमें आएंगे विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह, मतलब जिनको अपन बोल देते हैं आदिम जनजाति, ठीक है। अब जो ये जनजाति समूह हैं, इस जनजाति समूह को सबसे पहले जो अलग ग्रुप बनाया था वो ढेबर आयोग ने 1973 में इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ढेबर आयोग ने, भारत में जो संख्या है इनकी 75 है, ठीक है, और सर्वाधिक उड़ीसा में है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात पे ये है कि भैया जैसे ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक में है, इसके लिए सूखा से निपटने के लिए 5300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आते हैं चौथी बात में। तो चौथी बात में ये है कि भारत श्री की स्थापना की गई है। भारत श्री मतलब भारत साझा पुरालेख निधान, ठीक है, भारत साझा पुरालेख निधान, भारत श्री की स्थापना की गई है, जिसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मतलब जो अपने प्राचीन पुरालेख हैं, मतलब पांडुलिपि हैं, उनको अपने पास संग्रहित करने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए इसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो अपन आते हैं अब नेक्स्ट में आएंगे। तो नेक्स्ट में क्या बोला है भैया? नेक्स्ट में ये बोला है कि हम 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती या शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरी प्राथमिकता। जो तीसरी प्राथमिकता है, तीसरी प्राथमिकता में बोला गया है कि अवसंरचना और निवेश, मतलब अवसंरचना और निवेश कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जिसके अनुसार सबसे पहले इन्होंने बोला कि भैया जो हम पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय क्या है? हमारा पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 4.5% होता है, ठीक है, 4.5% है। अब अपन को पता होगा ये पूंजीगत व्यय होता क्या है। तो पूंजीगत व्यय ये होता है, जैसे सरकार है, सरकार ने अगर कहीं सड़क बनवाई, बांध बनवाए, तो उनसे जो आय होती है वो होता है, मतलब ऐसी चीज़ों में व्यय करना जहाँ से आय हो, ठीक है, वो होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला इसी में अवसंरचना वाले पॉइंट में ये बोला कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इन्होंने, जो कि 2014 के मुताबिक 9 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और तीसरी बात पर बोला है, तीसरी बात इन्होंने इसमें बोली है कि हम शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना करेंगे, जिसमें श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों को में अवसंरचना की स्थापना मतलब अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिसका प्रबंधन करेगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है। इसके आगे अपन आते हैं चौथी प्राथमिकता कौन सी है? चौथी प्राथमिकता सक्षमता को सामने लाना, समझ रहे हो? सक्षमता जो है, सक्षम जो लोग हैं उनको सामने लाना, ठीक है। तो जिसके मुताबिक सबसे पहली चीज़ इसमें घोषणा की गई, सबसे पहली चीज़ की गई आई गॉट कर्मचारी, आई गॉट कर्मयोगी। आपने सुना होगा एक मिशन कर्मयोगी चलाया गया था, जिसमें प्रशासकों सिविल सर्विसेज से जो प्रशासक बनते हैं उनके लिए पारदर्शी और जवाबदेही रिलेटेड कुछ मिशन कर्मयोगी चलाया गया था कि उनको पारदर्शी बनाना, जवाबदेही बनाना। उसी के चलते एक आई गॉट कर्मयोगी घोषणा की गई, जिसमें ये घोषित की गई कि भैया हम उन प्रशासकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, उन कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी अभियान चलाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसी सक्षमता के सामने वाले पॉइंट में, चौथी प्राथमिकता में नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का काम करते हैं, तो उनको आधार कार्ड की आवश्यकता पहचानकर्ता के रूप में काम नहीं लगेगी। पैन कार्ड को उनकी पहचानकर्ता के रूप में यूज किया जाएगा, पैन कार्ड को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जो कारकर न्याय प्रशासन के लिए, मतलब न्याय प्रशासन है जो, उसके लिए 7 करोड़ के व्यय में ई न्यायालय की परियोजना का चरण 3 प्रारंभ किया गया। जो ई न्यायालय है उसकी परियोजना का चरण 3 प्रारंभ किया गया, जिसमें 7,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। कितनी प्रयोगशालाओं का? 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि हरित विकास,
मतलब पांचवी प्राथमिकता जो है वो हरित विकास है। अब हरित विकास में क्या बोला गया है, हरित विकास में 3 चीज़ें चलाई गई हैं। पहला है मिशन लाइफ, मतलब हरित विकास में 3 चीज़ें चलाई गई हैं। पहला है मिशन लाइफ, एक मिनट, पहली स्कीम है मिशन लाइफ, दूसरी स्कीम है पंचामृत मिशन। ठीक है, तो मिशन लाइफ में ये बोला गया है कि जो लाइफ स्टाइल है फॉर एनवायरनमेंट, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मिशन लाइफ है जो गुजरात में चलाया गया है। ठीक है, जो अपने प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। ठीक है, और इसी के चलते एक पंचामृत मिशन जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने COP26 में जलवायु परिवर्तन लाने के लिए पंचामृत मिशन चलाया था, जिसमें ये 2017 तक बात कही गई कि जो निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन है वो 2017 तक हम निवल कार्बन उत्सर्जन को एकदम जीरो कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन हरित हाइड्रोजन मिशन। तो हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ का ये मिशन है एक। ये 2030 तक इसका मिशन का वो लक्ष्य है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन पारसिक उत्पादन कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, तो PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना में ये बोला गया है कि जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम किया जाए, भूमि प्रदूषण से बचाव। मतलब इसमें जो बजट में बोला गया है, बजट में ये बोला गया है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता और पोषण और सुधार करना। मतलब एक हिसाब से पृथ्वी माता है उसका पुनरुद्धार करना है हमको, ये इस स्कीम में बोला गया है, ये बजट में बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्कीम जो लाई गई है वो गोवर्धन स्कीम है। तो गोवर्धन स्कीम आप समझते हैं गोबर से रिलेटेड है। ठीक है, गोबर से रिलेटेड है। इसमें ये बोला गया है कि हम 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करेंगे। कितने? 500 संयंत्र हम स्थापित करेंगे अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये बोला गया है कि जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में हरित विकास में किया गया है, मिष्टी आपने सुना होगा। मिष्टी जो मैंग्रोव वन हैं उनके विकास के लिए, ठीक है, जो मैंग्रोव वन हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए ये मिष्टी कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं अमृत धरोहर। अमृत धरोहर जो है, अमृत धरोहर 3 साल के लिए चलाया गया है। और इसमें यह है कि जो आर्द्र भूमि है, रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए इस अभियान को चलाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में आएंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि युवा शक्ति मतलब छठवां प्राथमिक लक्ष्य अपना ये है, छठवीं प्राथमिकता है युवा शक्ति। तो युवा शक्ति के लिए क्या क्या बोला है बजट में वित्त मंत्री जी ने पहली बात ये बोली है कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चलाएंगे इस साल। और इसमें ये बोला गया है कि हम 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये बोली है कि देखो अपना देश, मतलब देखो अपना देश मोदी जी ने बोला है, या वित्त मंत्री जी ने बोला है इस बजट में। इसमें ये बोला है कि जो विदेश जाने के स्थान पर अपने देश में घूमो। इस बजट में इस चीज़ से रिलेटेड ये बात कही गई, देखो अपना देश। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो सीमावर्ती गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा। मतलब जो अपने प्रदेशों के सीमावर्ती राज्य हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करेगा। एक और स्कीम इसमें चलाई गई है यूनिटी मॉल की। तो यूनिटी मॉल में ये है कि जो राज्य हैं, राज्यों के जो एक जिला एक उत्पाद वाले चीज़ें हैं, GI टैग वाली चीज़ें हैं, उनके लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा और उनको फिर बाद में यूनिटी मॉल में लाके इकट्ठा उसमें उसकी बिक्री की जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे नेक्स्ट प्राथमिकता में। तो 7वीं प्राथमिकता जो बोली है वो बोली है वित्तीय क्षेत्र की प्राथमिकता। तो वित्तीय क्षेत्र की प्राथमिकता में पहली चीज़ तो यही स्थापित की गई है कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ऋण का कुशल प्रवाह, वित्तीय स्थिरता स्थापित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है महिला सम्मान बचत पत्र। मतलब बजट में जो इंपॉर्टेंट बात की गई है महिलाओं के लिए की गई है महिला सम्मान बचत पत्र की। महिला सम्मान बचत पत्र जो 2025 तक के लिए यूज होगा, 2 वर्ष के लिए स्थापित किया गया है ये। ठीक है, इसमें महिलाओं को 7.5% ब्याज दर मिलेगी। ठीक है, और 2 लाख तक आप जमा सुविधा स्थापित कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो वरिष्ठ नागरिक होते थे वो अपनी बचत करते थे, इसमें 15 लाख तक इसकी पहली स्कीम थी। अब इसको बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, इसको बढ़ाकर अब 30 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में जब आएंगे अपन, तो अब अपन ये अपने 7 प्राथमिकताएं खत्म हो गई। अब अपन आगे आएंगे जो राजकोषीय प्रबंधन के बारे में इसमें क्या कहा गया है बजट में। तो राजकोषीय प्रबंधन के बारे में इसमें कहा गया है कि भैया जो 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण, मतलब राज्यों को 50 वर्ष का हम ऋण देंगे जो ब्याज मुक्त होगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये बोली गई है राज्यों के लिए कि राज्यों को राजकोषीय घाटा जो होगा वो जीएस मतलब जो जीएसडीपी का 3.5% होगा, मतलब जो राज्यों की जीडीपी है उसका 3.5% से ज़्यादा नहीं रख सकते घाटा, राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन राजकोषीय घाटे में। तो राजकोषीय घाटा जो 2022-23 में 6.4% घोषित किया गया है, 2023-24 में अनुमान है कि हम 5.9% तक पहुँच जाएंगे, और 2025-26 में अनुमान है कि 4.5%, जो कि शायद मुश्किल है, 4.5% जाना मुश्किल है। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। तो व्यक्तिगत आयकर पर जो वित्त मंत्री जी ने बात बोली, तो वित्त मंत्री जी ने व्यक्तिगत आयकर पर बोली कि हम भैया जो रिवेट की सूचना है, रिवेट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, मतलब जो 5 लाख पर टैक्स देना पड़ता था अब वो 7 लाख पर टैक्स देना होगा। ठीक है, और जो कर स्लैब हैं, स्लैब के जो 6 स्लैब हुआ करते थे अब वो 5 स्लैब हो गए हैं, जो 0 से 2.5% 2.5 तक होता था लाख तक, फिर एक 2.5 से 5 तक होता था, उसको हटा के सीधे 5 स्लैब बनाए गए हैं। जो पहला स्लैब होगा 0 से 3 लाख का, उसमें 0% ब्याज दर होगी, 3 से 6 लाख तक उसमें 5% ब्याज दर होगी, 6 से 9 लाख तक उसमें 10% ब्याज दर होगी, 9 से 12 लाख तक उसमें 15% ब्याज दर होगी, 12 से 15 तक उसमें 20%, और 15% से ज़्यादा वालों को 30% कर दर देनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन देखा जाए तो इसमें बजट में सबसे ज़्यादा कहाँ से रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ सबसे ज़्यादा जा रहा है, मतलब ऐसे अपने को पढ़ना है कि भैया कहाँ से सबसे ज़्यादा इस बार बजट में पैसा आया है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो अपने को बस इतना याद रखना है कि रुपया जो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो हम सबसे ज़्यादा आ रहा है जो वो सबसे ज़्यादा ऋण से आ रहा है। ठीक है, ऋण से सबसे ज़्यादा आ रहा है जो 34%, मतलब जो भारत की आय है 100% उसमें 34% तो कर है। ठीक है, और सबसे दूसरी चीज़ कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, तो भैया जब ऋण से आएगा तो सबसे ज़्यादा ब्याज में जाएगा, ब्याज सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब 20% हम ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे ये अपने को सबसे बड़ी इस बजट में दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ हेल्थ के लिए जीडीपी का 2.1% ही रखा गया है। ठीक है, और एजुकेशन के लिए 2.9% रखा गया है। ठीक है, तो ये अपना हो गया बजट खत्म। लेकिन अपने को कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, जिसमें कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहली चीज़ तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ब्लैक बजट किसको कहा गया था। तो ब्लैक बजट जो 1973-74 में था, 72 में युद्ध के कारण जो 73-74 में आया था बजट, वो हाई डेफिसिट के कारण वो ब्लैक बजट उसको नाम घोषित किया गया। अब आपसे पूछेगा कि ड्रीम बजट किसको घोषित किया गया, तो 1997 के और 1980 के बजट को ड्रीम बजट घोषित किया गया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भैया जो यूनियन बजट है और रेल बजट है उन दोनों को कब इकट्ठा किया गया, तो 2017 में इन दोनों को इकट्ठा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आते हैं भैया सिगरेट में कितना टैक्स है, तो सिगरेट में 16% टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा भैया कि 2023-24 ने किन राज्यों पर सतत फोकस किया है, किन राज्यों पर, तो 2023-24 के बजट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर ज़्यादा वो किया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट है कि इसमें मेडिकल कॉलेजों की 157 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात कही गई है। तो ये अपन ने 25 से 30 मिनट में पूरा बजट अच्छे से पढ़ लिया है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।